बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्यो नुस्खा चैनल में आने वाले तमाम साथियों को खुश आमदीद। आज हम जिस मर्ज़ पर बात करने वाले हैं वो फ़ीमेल से रिलेटेड है। तो इस मर्ज़ का नाम है डिस्पेरियोनिया। तो ये एक ऐसी मर्ज़ है जिसके मतलब हम इसकी डेफिनेशन को, इसके काज़ज़ को, इसकी अलामात को और एंड पर इसका होम्योपैथिक इलाज आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस पूरी वीडियो को देखें। तो अगर इसके अलावा भी आपको किसी मर्ज़ में मुब्तला है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको स्क्रीन पे शो होगा, तो उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और मर्ज़ पे आप वीडियो मतलब किसी मर्ज़ के मतलब समझना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए जी, अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिस्पेरियोनिया के सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हैं। तो डिस्पेरियोनिया एक ऐसी कंडीशन है, ये फ़ीमेल में जब वो इंटरकोर्स करती हैं या जमा का अमल से गुज़रती हैं तो उनको या तो शदीद किस्म की दर्द होती है या उनको जलन होती है या जमा के बाद या इंटरकोर्स के बाद उनको ब्लीडिंग होगी। तो ऐसी कंडीशन को हम डिस्पेरियोनिया कहते हैं। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब हम आते हैं इसके काज़ज़ की तरफ कि कौन से काज़ज़ हैं जिसकी वजह से ऐसा जो मसला है वो फ़ीमेल के साथ आता है। तो इसमें जो सबसे पहला काज़ है वो ये है कि अगर वजाना के अंदर या बाहर किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन हो तो उस इन्फेक्शन की वजह से सोजिश आ जाती है और उस सोजिश की वजह से इंटरकोर्स के दौरान दर्द होती है। तो हमें इस काज़ को फिर दूर करना चाहिए। इसी तरह इसकी अगले काज़ को अगर हम समझें, अगले काज़ को देखें तो ये है कि अक्सर वजाना के अंदर या तो ज़ख़म होता है या किसी किस्म की रसौली होती है। तो उस वजह से भी जो है वो इंटरकोर्स के दौरान पेन होती है, दर्द होती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम इस काज़ को दूर करेंगे तो ये मसला आर्ज़ा जो है वो ठीक होगा। इसी तरह अगर हम आगे इसके काज़ को देखें तो अक्सर ख़वातीन को ये तकलीफ़ नफ़सियाती तौर पर होती है। तो नफ़सियाती तौर पर वो इस मसले के लिए तैयार नहीं होती, इन काम के लिए तैयार नहीं होती, तो उनको इंटरकोर्स के दौरान जो है वो पेन होगी। तो मज़ीद अगर हम आगे चले तो बाज़ ख़वातीन की शख्सियत जो होती है वो पुरसकून नहीं होती, वो डर और खौफ का शिकार होती हैं। इस इंटरकोर्स से या जमा से वो बहुत ज़्यादा जो है उनको इस काम से खौफ होता है, वो ज़हनी तौर पर डरी हुई होती हैं। तो उस वजह से भी उनमें ये आर्ज़ा लाहक हो सकता है। और इसी तरह अगर हम आगे चलें तो बाज़ लेडीज़ जो हैं वो इंटरकोर्स के दौरान वजाना को स्केड़ लेती हैं और उस वजह से भी ये आर्ज़ा लाहक होता है। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो इसका जो अगला काज़ है वो है पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की जो मर्ज़ है जिसमें अक्सर पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। तो उस मर्ज़ में भी ये आर्ज़ा जो है वो लाहक हो सकता है। तो इसी तरह जी अगर आगे चलें तो वजाना के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं जो इंटरकोर्स के दौरान एक रतूबत पैदा करते हैं, जो वजाना के अंदर जो खुश्की होती है उसको दूर कर देती हैं और उस रतूबत की वजह से जो चिकनाहट पैदा हो जाती है और दर्द नहीं होता। तो वो जो बार्थोलिन ग्लैंड हैं वो बाज़ औक़ात या तो रतूबत बनाते नहीं हैं, अगर बनाते हैं तो बहुत कम बनाते हैं। तो उस वजह से भी ये जो आर्ज़ा है ये लाहक हो सकता है। अगर हम इसकी मज़ीद आगे चलें तो बाज़ केसों में हमने देखा है कि कुछ लेडीज़ जो हैं, कुछ फ़ीमेल जो हैं वो अपने हस्बैंड से, अपने ख़ामद से नफ़रत करती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है वो चूँकि उनका जमा पे दिल नहीं होता तो फिर उनको ये आर्ज़ा लाहक हो सकता है, उनको दर्द हो सकती है। तो इसी तरह इसके अगले काज़ को देखा जाए तो शादी के बाद सुहाग रात में या उसके बाद जो एक हाइमन या एक पर्दा बकारत जो होता है वो अच्छे तरीके से फटता नहीं है और उस वजह से भी ये दर्द लाहक हो सकती है। इसी तरह अगर मज़ीद इसके काज़ को देखा जाए तो मेनोपास के जो दिन होते हैं जिसमें जो एक लेडी होती है उसके नेचुरल या कुदरती तौर पर जो हैज़ का जो एक अमल है वो जब रुकता है 40-45 साल या 50 साल की एज में जाके, तो उस कंडीशन में उस एज में जाके भी अक्सर जमा के दौरान हैज़ के रुकने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसी तरह इसके मज़ीद अगर आगे इसके काज़ को देखा जाए तो लेडीज़ में अगर एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी आ जाए तो उस हार्मोन की कमी की वजह से भी ये मसला लाहक हो सकता है। तो
फिर हमें एस्ट्रोजन की हार्मोन की कमी को दूर करना पड़ता है, फिर वो मसला जो आर्ज़ा होता है ये ठीक हो जाता है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन जो होती हैं वो काफ़ी हद तक मज़हबी होती हैं और वो इस काम से बहुत सख्त नफ़रत करती हैं, वो इस काम में दिलचस्पी नहीं लेती, तो उनमें भी ये आर्ज़ा लाहक हो सकता है। तो ये तो थी इसकी मुख्तलिफ़ किस्म के काज़स। अब हम आते हैं, अगर कोई लेडी इस मर्ज़ में मुब्तला है तो उसका हम कौन सा टेस्ट करवाएंगे। तो टेस्ट में हम एस्ट्रोजन हार्मोन को चेक करेंगे, अगर उसकी कमी है तो उसका फिर आगे इलाज किया जाएगा। तो टेस्ट हम उनको एस्ट्रोजन हार्मोन का जो एक लेवल है उसको टेस्ट में हम चेक करते हैं, तो उसका पता चल जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन की जो रेशो है वो पूरी है या कम है। तो टेस्ट हम ये करवाएंगे। अब हम आते हैं इसका जो होम्योपैथिक इलाज है, और ऐसा इलाज जो आपको इस आर्ज़े से मुकम्मल शिफा याबी दे देगा। तो हम इलाज की तरफ चलते हैं। मेरी आप तमाम लेडीज़ से गुजारिश है कि मैं 9 किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की 9 मेडिसन बताऊंगा। इन 9 अद्वियात की साथ मैं अलामात भी बताऊंगा। तो आपने इन तमाम अद्वियात को अच्छे तरीके से समझना है, सुनना है, अच्छे तरीके से इनको बार बार सुनना है। जो मेडिसन आपकी मर्ज़ के मुताबिक हो, आपकी अलामात के साथ मैच करे, वो मेडिसन आपने 1 लेनी है या 2 लेनी है। वो आपने जैसे मैं बताऊँ उस हिसाब से फिर आगे इसको आपने यूज़ करना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आर्ज़ा है ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आप अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब हो जाएंगी। तो चलिए जी इलाज की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, होम्योपैथिक इलाज को अगर हम देखें तो ये एक ऐसा इलाज है जो किसी भी मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। तो डिस्पेरियोनिया का जो मर्ज़ है, इसमें अगर इसका हम होम्योपैथिक में इलाज देखें तो इसमें मैं आपको 9 मेडिसन बताने वाला हूँ। इन 9 मेडिसन की अलामात को आपके साथ डिस्कस करूँगा, इसकी पोटेंसी को डिस्कस करूँगा, इसको कैसे यूज़ करना है ये आपको बताऊँगा। जो मेडिसन आपकी अलामात के साथ मैच करे उसको आपने यूज़ करना है। तो सबसे पहली जो मेडिसन है वो है आर्जेंटम नाइट्रिकम। तो आर्जेंटम नाइट्रिकम जो है ये हम 30 ताकत में लेंगे। इसकी जो मरीज़ा है वो डर और खौफ में मुब्तला होती है और जमा के दौरान उसको दर्द होता है, और जमा के बाद या इंटरकोर्स के बाद उसको जरियान खून होगा। जब वो फ़ारग होगी, जमा से फ़ारग होगी, इंटरकोर्स से फ़ारग होगी, तो उसको बाद में ब्लीडिंग होगी। तो ऐसी कंडीशन में हम आर्जेंटम नाइट्रिकम को 30 ताकत में लेंगे, होम्योपैथिक स्टोर से ख़रीदेंगे, और इसके हम 5-5 कतरे हाफ़ कप पानी में सुबह दोपहर शाम यूज़ करेंगे। जब तक आपका ये आर्ज़ा ठीक नहीं होता उस वक्त तक इस मेडिसिन को जारी रखेंगे। इस मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप अपने सिम्टम्स के मुताबिक इसको यूज़ कर सकती हैं। अच्छा जी, इस मसले की जो अगली मेडिसिन है वो है बर्बरस वैल्गरस। तो बर्बरस वैल्गरस की अलामात को अगर हम देखें तो बर्बरस वैल्गरस हम 30 ताकत में लेंगे। अगर इसकी अलामात को देखें तो इसकी जो लेडी होती है वो जल्दी फ़ारग नहीं होती, देर से फ़ारग होती है। तो उसको जमा के दौरान दर्द होता है और साथ उसको जो है वो इस काम से भी नफ़रत होती है। तो अगर दर्द हो, देर से फ़ारग हो और इस मतलब इंटरकोर्स से वो नफ़रत करे, तो ऐसी कंडीशन में बर्बरस वल्गरस 30 ताकत में हम 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम हाफ़ कप पानी में यूज़ करेंगे। उस वक्त तक यूज़ करेंगे जब तक आपकी ये मर्ज़ मुकम्मल जड़ से ख़त्म नहीं हो जाती। जब आप इस मर्ज़ से ठीक हो जाएं तो फिर इस मेडिसिन को आप बंद कर सकती हैं। तो इस मेडिसिन के भी किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसकी जो अगली मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें फ़ीमेल जो लेडी है उसको अपनी वजाना के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की महसूस होगी, उसको दर्द महसूस होगा, उसको जलन महसूस होगी और वो इस काम से नफ़रत करेगी। ये 3 मसले जब उसके सामने आएँ तो वो आप उस कंडीशन में फिर आप लाइकोपोडियम जो है वो 30 ताकत में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे हाफ़ कप पानी में इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इसको उस वक्त तक इस मेडिसिन को आपने यूज़ करना है जब तक आप इस मसले से मुकम्मल तौर पर शिफा याब नहीं हो जाती। तो लाइकोपोडियम में आपने देखना है खुश्की को, जलन को, दर्द को। तो इनमें से कोई एक भी अलामत आपको सामने आ जाए, खुश्की सामने आ जाए, वजाना के अंदर शदीद किस्म की खुश्की हो और उस खुश्की की वजह से दर्द और जलन होती है, तो इस कंडीशन में फिर हम लाइकोपोडियम को यूज़ करेंगे। तो उसका मैंने तरीकाकार आपको बता दिया। उस वक्त तक आप इसको यूज़ करते रहेंगे जब तक आपका मसला ठीक नहीं हो जाता। इसकी भी किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसकी जो अगली मेडिसिन है वो है प्लम्बम मेट।
तो प्लम्बामेट को हम 200 ताकत में लेंगे। तो ऐसी प्लम्बामेट की जो अलामात हैं, इसकी जो फ़ीमेल होती है, जो लेडी होती है, वो जमा से बिल्कुल नफ़रत करती है, वो इस काम को पसंद ही नहीं करती। तो ऐसी अगर कोई फ़ीमेल है, उसको जमा से नफ़रत है, तो वो प्लम्बामेट को जो है वो यूज़ कर सकती है। प्लम्बामेट को हम 200 ताकत में लेंगे और इसको सुबह शाम 5-5 कतरे हाफ़ कप पानी में इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त तक इस्तेमाल करेंगे जब तक आपका ये आर्ज़ा ठीक नहीं हो जाता। जब आपका आर्ज़ा ये ठीक हो जाए तो इस मेडिसिन को बंद कर दें। इस मेडिसिन के भी किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी तरह जी इसकी अगली जो मेडिसिन है वो है सिपिया। तो सिपिया को हम 30 और 1 ml लेंगे या 1000 ताकत में लेंगे। अगर आपका आर्ज़ा नया है तो 30 में यूज़ करें, अगर पुराना है तो 1000 ताकत में इस्तेमाल करें। तो इसकी अगर अलामात को देखा जाए तो जमा इसका जो है वो दर्द के साथ होता है, यानी इंटरकोर्स जब होगा तो वो दर्द से होगा और औरत इस काम से नफ़रत करेगी। तो ऐसी कंडीशन में आप सिपिया जो है वो देंगे। इसमें आप एक तो जमा दर्द से होगा, दूसरा नफ़रत महसूस करेगी, तीसरे नंबर पे उसको साथ लकोरिया होगा। तो जब ये 3 चीज़ें जो हैं आपको मिलें, यानी लकोरिया भी हो, दर्द भी हो और इस काम से नफ़रत भी हो, तो उसमें आप सिपिया ले सकती हैं। अगर आपको लकोरिया है और दर्द भी होती है तो फिर आप इन 2 चीज़ों को सामने मद्देनज़र रखते हुए सिपिया को आप यूज़ कर सकती हैं। अगर आपका आर्ज़ा पुराना है तो आप 1 ml इसको हफ़्ता में 1 डोज़ लेंगे 5 कतरों की, हाफ़ कप पानी में वीकली आप हाफ़ कप पानी लें, उसमें 5 कतरे डालें और 8 दिन के बाद आप फिर दोबारा 5 कतरे इसी तरह इसको इस्तेमाल करें और उस वक्त तक इस्तेमाल करें जब तक आपका ये आर्ज़ा ठीक नहीं होता। इसी तरह अगर आप 30 ताकत में ले रही हैं तो फिर आप 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसको यूज़ करेंगी। अगली जो मेडिसिन है वो है स्टेफिसगेरिया। तो स्टेफिसगेरिया को 200 या 30 ताकत में लिया जाएगा। इसकी अलामात को अगर देखा जाए तो मरीज़ा गुस्से वाली होती है, जमा के दौरान वो शदीद दर्द महसूस करती है और जमा के दौरान या बाद में उसको सांस की तंगी महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन अक्सर नई नवेली दुल्हनों में देखी जाती है। तो इस कंडीशन में आप स्टेफिसगेरिया को 200 या 30 ताकत में यूज़ करेंगे। अगर 200 में यूज़ करेंगे तो 5 कतरे सुबह और 5 शाम हाफ़ कप पानी में। अगर आप 30 ताकत में यूज़ कर रहे हैं तो फिर 5 कतरे सुबह, 5 कतरे दोपहर, 5 कतरे शाम, दिन में 3 दफ़ा हाफ़ कप पानी में आप इसको यूज़ करेंगे उस वक्त तक जब तक आपका ये आर्ज़ा ठीक नहीं होता। तो इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसकी जो अगली मेडिसिन है वो है नेट्रम्योर। नेट्रम्योर बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है अगर वजाना में खुश्की पाई जाए। तो वजाना में खुश्की के लिए ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन है। उस खुश्की की वजह से लेडी जो है वो जमा के दौरान दर्द महसूस करती है, जलन महसूस करती है, तो उसमें आप नेट्रम्योर 30 ताकत में 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम आप यूज़ करेंगे जब तक आपका ये मसला ठीक नहीं होता। तो जब आपका मसला ठीक हो जाए इस मेडिसिन को बंद कर दें, इसके भी किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी तरह इसकी जो अगली मेडिसिन है इस मसले की वो है करियाजूट। तो करियाजूट को हम 30 ताकत में लेंगे। अगर जमा के दौरान दर्द और जलन हो और इंटरकोर्स या जमा के बाद खून आलूद रतूबत निकले, जलन भी हो, दर्द भी हो और इंटरकोर्स के बाद रतूबत के अंदर खून मिला हो, तो उस कंडीशन में हम करियाजूट को 30 ताकत में लेंगे 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम। तो इंशाअल्लाह ताला इस आर्ज़े से मुकम्मल आप सेहतयाब हो जाएंगी। उस वक्त तक आपने इसको यूज़ करना है जब तक आपका मसला ठीक नहीं होता। इसमें बेशक आपको 1 माह लग जाए, 2 माह लग जाए, 3 माह लग जाए, तो इसके भी किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी तरह जी इसकी जो अगली मेडिसिन और लास्ट मेडिसिन है वो है हाइड्रेस्टस। तो हाइड्रेस्टस को हम 3x में या 1 ml में लेंगे या जिसको हम 1000 ताकत भी कहते हैं। तो इसकी अगर अलामात को देखा जाए तो औरत जमा से नफ़रत करती है और शदीद किस्म की नफ़रत करती है, उसको ये काम पसंद ही नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में हम हाइड्रेस्टस को अगर 1 ml में, अगर आपका मसला पुराना है तो फिर आप 1 ml में लें, हफ़्ता में 5 कतरे हाफ़ कप पानी में, यानी 1 खुराक लेनी है हफ़्ता में। अगर आप का केस नया है तो आप 30 ताकत 3x में लेंगे, तो 3x में इसको आपने 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम यूज़ करेंगे। तो ये तो थी मुख्तलिफ़ 9 किस्म की अद्वियात होम्योपैथिक की, जिसकी मैंने आप दोस्तों के साथ उसकी अलामात को भी शेयर किया, उसकी सिम्टम्स को भी आपके सामने रखा। आपने अपनी मर्ज़ को देखना है, अपनी अलामात को देखना है, इन अद्वियात की अलामात को समझना है।
जिस हिसाब से मैंने इन अद्वियात को आप दोस्तों को समझाया, इसकी सिम्टम्स को आपको समझाया, आपने अपनी सिम्टम्स को, अपनी बीमारी की अलामात को, इन अद्वियात को अच्छे तरीके से सुनने के बाद जो मेडिसन 1 या 2 आपको समझ आए वो आप मेडिसिन शुरू कर सकती हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर अल्लाह ने चाहा तो इन अद्वियात से आपको सेहतयाबी हासिल हो जाएगी। दूसरा ये है कि अगर एज वाइज देखा जाए तो आप किसी भी एज में ये दे सकती हैं। मसलन जब एक लड़की या फीमेल यंग हो जाती है तो उससे लेके आप 40 साल, 50 साल, 60 साल तक इसको अपनी अलामात के मुताबिक मेडिसिन को सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो इसका किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने किसी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर पे जाना है, मेडिसिन का नाम लिखना है, उनसे ये ख़रीदनी है, जैसे मैंने बताया उसको शुरू कर देना है। तो अल्लाह के हुक्म से आपका ये जो मसला है ये मुकम्मल तौर पर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे अगर चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरे नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो दुआओं के साथ सलामत रहें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।